पर। नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। दरअसल शेयर बाजार एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को नापने का काम करता है। अगर शेयर बाजार गिर गया तो समझो कि देश की स्थिति, आर्थिक हालत कमज़ोर है। लेकिन हमने कई बार कहा कि देश शेयर मार्केट से नहीं चलता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के लिए भारतीय कृषि को भी समझना पड़ेगा। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे शेयर बाजार पर, क्योंकि 1300 अंक से ज़्यादा शेयर बाजार का सेंसेक्स नीचे गया। ऐसे मौके बहुत कम आते जब 2-2.5% शेयर मार्केट नीचे जाता है। और आज की सबसे खास वजह यह कि अचानक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय शेयर बाजार में 0.4% ब्याज की दर बढ़ा दी। ये अचानक होने से दोपहर तक जो शेयर मार्केट ठीक चल रहा था उसके बाद धड़ाम हो गया। उसकी वजह यह कि शेयर मार्केट में जब रिजर्व बैंक ने, गवर्नर ने इस बात को कहा तो उनका कहना था कि दुनिया में जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन रूस, वो भी इसकी वजह है। लेकिन हमने जो पता किया वो ये भी है कि आज शेयर मार्केट में, अमेरिका में भी वहाँ रेपो रेट बढ़ने वाला है। और उस वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले शॉर्ट मारा और भारतीय रिजर्व बैंक एक तरह से लीड करेगा। ये पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं है, लेकिन आर्थिक मुद्दा। इस पर हमारे विशेषज्ञ आपको और विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये रेपो रेट क्या है, इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से आपको एफडी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आपकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी, कितना आपका बैंक लोन बढ़ेगा, कितना आपका ऑटो लोन बढ़ेगा, कितना पर्सनल लोन बढ़ेगा और कितना शेयर मार्केट के लोगों को नफ़ा नुकसान होगा। बहुत सारी बातें विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे 3 मेहमान। मध्य प्रदेश के शेयर बाजार के जानकारों में शामिल धर्मेंद्र मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी, शेयर मार्केट में आम शेयर धारकों की तरह काम करने वाले उदयवीर सिंह जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे शेयर बाजार के जानकार आदित्य जैन मनिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आपसे इसकी शुरुआत करेंगे कि जब बाजार नीचे जाता है हम अक्सर उस पर बात करते हैं, और आपने या इस चर्चा में जो भी चीज़ निकल के आती है लॉन्ग टर्म में वो चीज़ सही निकलती है। तो हम कहते हैं कि जो हमारे IND24 की चर्चा है ये शॉर्ट टर्म चर्चा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चर्चा है और इसके फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कोई चीज़ जो आज बताई जा रही है कल आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में धर्मेंद्र मिश्रा जी, उदयवीर सिंह जी, संदीप पौराणिक जी और आदित्य मनिया की बात आपको लगेगी कि ये सच्चाई के आसपास थी। अभी जो रेपो रेट बढ़ाया है 0.4%, अचानक बढ़ाने से क्या इसके मतलब निकलते हैं, क्योंकि इससे पूरा बाजार एक तरह से नीचे आ गया है, हाहाकार जैसी स्थिति है। आपकी राय? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने स्टार्ट में ही कहा है कि आज के स्टॉक मार्केट का जो फ्लक्चुएशन था, खासकर निगेटिव साइड जो मार्केट का मोमेंटम था, उसका एक प्रमुख कारण जो रहा है कि आरबीआई ने जो आज एक्शन लिया है, और ये एक्शन अचानक था। मतलब अगर हम देखें तो एक सिस्टम है कि हर 2 महीने में आरबीआई अपनी ब्याज दरों की समीक्षा करता है, और आज का जो एक्शन था आरबीआई का वो अचानक लिया गया है। और आरबीआई ने आज इसको डिस्क्लोज किया कि 2 दिन की मीटिंग जो चली इनकी 3 और 4 मई को, उसका जो आज अनाउंसमेंट किया, और उस अनाउंसमेंट में जो 0.40% की रेपो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इससे बहुत सारे सेक्टर में जो है चीज़ें महंगी और सस्ती, अगर हम बात करें तो सबसे जो चीज़ें तुरंत देखने को मिलेंगे वो जिन लोगों का लोन है, ईएमआई है, इन चीज़ों पे तुरंत असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट लेके ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये 2 चीज़ें जो रहती हैं आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई का जो ब्याज दरों का जो आंकड़ा आता है उसमें 2 मेन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसी चीज़ों को कंक्लूज किया जाता है बाद में। तो जो रेपो रेट होता है वो ये रेट होता है कि जो आरबीआई जो दूसरे बैंक पैसा लेते हैं, पैसा उठाते हैं, फंड उठाते हैं, उसका जो एक इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और आज का जो 0.40 बेसिस की जो बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी ये दिखाती है कि अगर कोई भी बैंक अपने आरबीआई से जो भी फंड उठाएगा उसको 0.40 का इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और इसका असर बैंक इस पे डालेगा जो उनके कस्टमर हैं, जिनको उन्होंने लोन दिया हुआ है। तो सीधा जो असर दिखेगा ये ग्राहकों को दिखेगा, जिन लोगों ने लोन और ईएमआई जो चल रही है, इसका असर तुरंत बेसिस पे देखने को मिलेगा।
और इससे क्या होगा कि जो परचेजिंग पावर है मार्केट में, जो ग्राहकों की परचेजिंग पावर है, इस पे इन चीज़ों का असर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि सीधा असर जो है वो बैंकिंग सेक्टर को देखने को मिलेगा। दूसरे जो NBFCs हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो काम करती हैं स्टॉक मार्केट में, लोन डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे छोटे छोटे लोन पे प्रोवाइड करती हैं ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा वो दिखेगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ही ऐसा है जो मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट, सबसे पहले इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर आज के मार्केट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर था वो रियल एस्टेट सेक्टर था। उसके बाद बैंकिंग जो लगभग 2.5% के आसपास गिरा, और ऐसे NBFC भी 2.7 के आसपास गिरा। तो ये 3 सेक्टर जो हैं इनके जिनमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलने वाला था, यहाँ से इम्पैक्ट शुरू हो गया। और RBI ने जो कदम उठाया है, ये कदम मैं नहीं कहता कि खराब है, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग ऐसी थी कि मार्केट ऑलरेडी कैसे लेवल पे था। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकली बात करें या हम इंटरनेशनल मार्केट में जो मोमेंटम चला है उनकी बात करें, तो ऑलरेडी हम थोड़े से सर्वाइव कर रहे थे मार्केट में, कुछ दिनों से चीजें अच्छी नहीं चल रही थी और उसी टाइम पे ये भी आ गया। तो थोड़ा सा टाइमिंग मुझे मतलब ठीक नहीं लगा, लेकिन ये है कि चलिए ये कदम तो उठना था। क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे जो चीजें क्रूड ऑयल के में आगे हम और बात करेंगे, डीप में बात करेंगे, तो क्रूड ऑयल में जो चीजें चल रही हैं, मेटल इंडेक्स में जो चीजें चल रही हैं, तो जो महंगाई देखने को मिली है उस महंगाई में अगर थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो रेपो रेट में चेंज आना जरूरी था। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले मई 2020 के बाद से लेकर अभी तक 4.0 के आसपास रेपो रेट चल रहा है और ये अपने हिस्टोरिक लो लेवल पे था। तो बहुत दिनों से रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद से महंगाई में बहुत चीज़ों को, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखें तो बहुत खासा चेंज देखने को मिला था। तो ये जरूरी तो था, पॉइंट बहुत जरूरी था। इसका शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा हमारी जेब पे तुरंत असर दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने की बात करें, तो ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल होंगी। और थोड़ा जरूर अभी बुरा लग रहा है इन्वेस्टर को, और जिन लोगों को सीधे पॉकेट से पैसा EMI जिनकी बढ़ने वाली है या जो लोग लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को फिर असर दिखेगा। क्योंकि अभी जैसे रियल एस्टेट की बात करें हम, तो होम लोन 6 से 7% के आसपास हम बहुत खुश थे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारी खुशी में जो है विराम लगता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं, चूंकि मैं अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं, लेकिन एक आम आदमी के नाते लगता है कि ये जो रेपो रेट बढ़ा है ये बहुत अनाड़ीपन से नहीं है, सोचा समझा मामला है। RBI ने इसको बढ़ाने के पीछे बहुत मंथन किया होगा और हमको लगता है कि अचानक बढ़ा है, लेकिन इस फैसले के पीछे बहुत सारे कारण होंगे। क्योंकि रेपो रेट मुझे लगता है कि 2018 अगस्त के बाद बढ़ा है। ये इतने वर्षों तक रेपो रेट वहीं थमा हुआ था। RBI ने बहुत पेशेंस रखा था। एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा कि अमेरिका ने पिछले दिनों रेपो रेट वहाँ का बढ़ा दिया है। भारत 3 साल कुछ महीने से इसको बनाए रखा था। तो ये जरूरी भी है। और इसमें एक चीज़ और है कि रेपो रेट कम होने से लोगों ने बैंकों में पैसा जमा करना कम कर दिया था, FD कम हो गई थी। और जो जैसे कहते हैं सीनियर सिटीजन, वो बेचारे बड़े घाटे में थे कि 4%, 5% ब्याज मिल रहा है। ये मैं आम आदमी के अंदाज में बात कर रहा हूँ, पता नहीं इसको आर्थिक विशेषज्ञ किस ढंग से लेते हैं। लेकिन अब इस रेपो रेट के बढ़ने से जो ब्याज दर बढ़ी है, मुझे लगता है कि बैंकों के पास भी पैसा आएगा, लोग बैंकों में जमा करेंगे। एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि कोई भारत बॉन्ड है, अगर उसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसमें पैसा लगाने से आपके पैसे की जो ग्रोथ है वो कम से कम 8% के आसपास तो हो जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें तो निकल कर आएंगी। अभी तो आज तो चूंकि मार्केट में हाहाकार है, इसलिए सब लोग नेगेटिव है। आदित्य मनिया जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि इस रेपो रेट का आप किस ढंग से दे रहा है, क्योंकि आज या कल में अमेरिका में भी बढ़ोतरी होने वाली है। भारत ने एक तरह से कहेंगे कि हिंदुस्तान के जो रिजर्व बैंक है उसने एक बड़ा शॉट मार दिया है। अब लोग कहेंगे कि भारत की कदम पर अमेरिका चल रहा है। ये आम आदमी की भाषा है, लेकिन अमेरिका वाले पहले से इस पर काम कर रहे थे। और जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने में यूरोपियन कंट्रीज रूस से तेल लेना धीरे धीरे कम करेगी। तो मुझे लगता है कि जो चीजें दूसरे देश करेंगे 1 महीने में, 2 महीने में, भारत ने पहले करके उसमें लीड ले ली। जब तक दुनिया शॉक में आएगी तब तक भारतीय इन्वेस्टर्स, भारतीय मार्केट इस सदमे से बाहर निकल जाएगा। आपकी राय? मैं आपकी इस राय से सहमत हूँ। दरअसल काफी लंबे समय से हमारी महंगाई दर बढ़ती जा रही थी जी। और ये काफी बड़ी चिंता का विषय था। RBI ने पिछली मीटिंग में भी कहा और आज जो अनशेड्यूल मीटिंग थी इसमें भी शक्तिकांत दास जी ने कहा कि महंगाई दर हमको परेशान कर रही थी। दरअसल दूसरी तरफ हम देखें तो सीनियर सिटीजन को केवल 7.15% ब्याज जो प्रधानमंत्री व्यय में मिल रहा था या RBI में मिल रहा था, लेकिन रियल एस्टेट पर इसका
कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट बाजार धीरे धीरे पटरी पर आया, उसको देखते हुए आज का जो अनाउंसमेंट था बहुत शॉक कर देने वाला था। माननीय शक्तिकांत दास जी ने जो 0.40 बढ़ाया है, मैं समझता हूँ 20 साल में 10 लाख लोन लेने वाले को लगभग 55,000 रुपए का EMI पे फर्क पड़ गया है। महीने का अगर अपन देखें तो 233 रुपए। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है तो आज बाजार में जैसे जैसे पहले रेपो रेट फिर CRR दोनों चीज जब तक पूरा विश्लेषण होता, बाजार 2.30% का नुकसान ले चुका था। हालांकि 1600 पॉइंट का डबका लगाया था बाजार में। मेरा ऐसा मानना है कि आज रात को यूएस फेड भी 0.5 बेसिस ब्याज दर बढ़ाने की तैयारी में है। तो हमको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में EMI बढ़ेगी और बाजार में थोड़ा सा जो रैली थी वो रुक जाएगी और बाजार अभी थोड़ा सा एक पीछे की तरफ जाएगा। मेरा भी अनुमान है और जानकार भी बता रहे हैं। खास तौर पर NBFC पर फर्क पड़ेगा और रियलिटी पर पड़ेगा, कैपिटल गुड्स पर पड़ेगा, इन चीजों पर पड़ेगा। और अभी जो महंगाई दर है वो कच्चे तेल की वजह से वो बढ़ती जा रही है, तो उसका भी निगेटिव फर्क है। FII लगातार बेच रही है। आज भी मैंने देखा कि FII ने एक बड़ा अमाउंट सेल किया है, लगभग 3,288.18 करोड़ का। तो FII बाजार से निकल रही है, भारतीय बाजारों से, और रूस यूक्रेन युद्ध भी इसका एक कारण है। कुल मिलाकर बाजार अभी गिरा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो GDP ग्रोथ है, अगर रेपो रेट बढ़ती है, महंगाई दर बढ़ती है, तो हमारी GDP की जो ग्रोथ है वो मेंटेन रह सकती है। लेकिन हम पिछले कुछ दिनों की पहले की बात करें, आपसे जब चर्चा हो रही थी तब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने और RBI ने हमारी महंगाई जो GDP रेट है वो 7% से नीचे लाने की बात कही थी। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। उदयवीर जी, दरअसल शेयर बाजार तो ऐसा जैसे एक पौधा होता है छुई मुई, जिसे लोग शर्मील के नाम से भी कहते हैं, कि थोड़ा सा किसी ने हाथ लगाया तो वो मुरझा जाता है। अगर शेयर बाजार में अफवाह भी आती है तो मार्केट टूट जाता है, गिर जाता है, और फिर अफवाह के खंडन होते सिर्फ वापस ऊपर आता है। तो अभी तो युद्ध चल रहा है, दुनिया में रेपो रेट बढ़ने की बात हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 साल से 3 साल से इस दर को बढ़ाया नहीं था, छुआ नहीं था। तो ये लाजमी था कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही थी, ये एक शौक है रियल एस्टेट के लिए। लेकिन जो मकान खरीदने जा रहा है, अगर 10 साल में उसको 10 लाख के लोन पर सिर्फ 56,000 का फर्क आ रहा है, तो मुझको लगता है कि ये चीज़ बर्दाश्त करने लायक है, झेलने लायक है। अगर इससे बाजार सुधरता है या भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होती है, क्योंकि दुनिया के साथ कदम ताल करना है तो आपको इस तरह की चीज़ों को समझना पड़ेगा और संभालना भी पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ने जो बिना किसी अनुमान के अचानक से किया है, तो ये कोई परचूनी की दुकान नहीं कि लोगों ने भाव बढ़ा दिए। RBI का फैसला मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ों को बहुत सोच समझ कर किया गया है। और दूसरी बात यह है कि 4 साल से अगर कोई रेपो रेट नहीं बढ़ा है तो जाहिर है कि वो बढ़ने के कारण बैंक के पास फंड आएगा, लोग जमा करेंगे। आप देखिए कि लोग बैंकों में पैसा लगा नहीं रहे थे, क्योंकि इतना कम ब्याज था। जब हम छोटे थे तो 5 साल में पैसा डबल होने की बैंक वाले अधिकारी घरों में आके बात करते थे और कहते थे कि आप अकाउंट खुला लीजिए। उसके बाद ये 3 साल में भी डबल होने लगा था पैसा, इतना ब्याज बैंकों से मिलता था। और अब तो 7 साल में डबल हो रहा था बहुत मुश्किल से। आपकी राय कि ये जो रेपो रेट है ये क्या बला है, और इसको आप जैसे जो शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं वो किस ढंग से देख रहे हैं? उदयवीर जी। भाई, ये रेपो रेट बढ़ने का तो बहुत दिनों से चल रहा था, और ये रोज ये वो जो कहते हैं तलवार लटक रही है जी कि साहब ये होना है होना है होना। और मेरा मानना ये है कि ये इस समय बढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में लगातार करेक्शन आ रहा है। इसी करेक्शन के बीच में आप इस झटके को भी झेल जाएंगे। गर्मी बहुत अच्छी पड़ेगी, बहुत तेज पड़ेगी, तो बारिश भी उतनी अच्छी होगी। अब ये करेक्शन के अंदर एक करेक्शन हो गया तो इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन जब ये मार्केट की रिकवरी होगी 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, तो ये उतनी ही तेजी से होगी कि जैसे कि जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी अच्छी बारिश होगी। तो आप समझ लीजिए रेपो रेट का आज जो बढ़ाना बहुत अच्छा है, मार्केट के लिए हेल्दी है। यानी रेपो रेट बढ़ने से जो मार्केट नीचे गया है, जो बहुत तेजी से गिरा नीचे, 2.5% बहुत ज़्यादा होता है। सेंसेक्स जो है निफ्टी 50 तो 2.29% नीचे गया है, 16,677 पर आकर रुका है और 391 पॉइंट गिरा है। सेंसेक्स की हम बात करें तो ये भी 1,306 पॉइंट नीचे गिरकर
55,669 पर आया है। तो मुझे लगता है कि एक जो पुरानी कहावत है कि जब आप नीचे जाएंगे तभी तो ऊपर आएंगे। 16,000 अगर ये नीचे गया है जी, अगर ये नीचे गया है मार्केट तो तभी ये ऊपर जाएगा, और रिकवरी 3 महीने के आसपास हो जाती है आमतौर से। पिछली बार भी मार्केट जब नीचे गया था तो 3 महीने के पहले भारतीय बाजार ने रिकवरी कर ली थी। ये तब की थी जब विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे थे। अभी विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहा है, क्योंकि अमेरिकी बैंकों में भी रेट बढ़ने की बात हो रही है। ब्याज दर जब बढ़ेगी तो लोग वहां भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो फैसला किया है वो भारतीय बाजार के हिसाब से, यहाँ की महंगाई के हिसाब से, और यहाँ का जो मार्केट है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की बात करें, क्योंकि जिन्होंने कार लोन लिए होंगे, जिन्होंने पर्सनल लोन लिया होगा, उन पर भी बढ़ेगा। लेकिन ये बहुत छोटा बोझ आएगा। दिखने में ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि ये पर्सनल लोन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ऑटो लोन भी पर भी फर्क नहीं आएगा, और EMI जो आप घर लेते हैं कर्ज लेकर उस पर भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो जिस तरह से संदीप जी ये सारा मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, एक पत्रकार के नाते आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों में अमेरिका में भी रेपो रेट बढ़ने वाला, वो दूसरी बार बढ़ेगा, और इसमें युद्ध का भी खतरा है। विश्व युद्ध की तरफ दुनिया पूरी जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने गोला बारूद देने की ओपनली अनाउंस कर दिया है यूक्रेन को। यूके जो है उनको ड्रोन दे रहा है। इसका मतलब कि रूस ने कहा था कि जो उसकी मदद करेगा वो भी इस युद्ध में शामिल माना जाएगा। तो ये जो अगर नहीं रुका तो हमें लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उसके अलग सेंटिमेंट्स होंगे, मार्केट उसको किस ढंग से देखता है वो अलग बात है, लेकिन अभी स्थितियां युद्ध को लेकर ठीक नहीं है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, रूस से लोग तेल कम खरीद रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो उससे गैस लेती थी, जर्मन से लेकर सारे यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो भी कम होती जा रही है। तो हम इसकी बातचीत दूसरे दौर में बात करेंगे कि भारत किस ढंग से इस युद्ध के फायदे ले सकता है। रूस से सस्ता तेल ले सकता है, सस्ती गैस ले सकता है, बहुत सारे काम है, लेकिन आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, अर्थशास्त्र का तो मैं जानकार नहीं हूं, जी, लेकिन अर्थशास्त्रियों की बात से ऐसा लगता है कि इसका कहीं ना कहीं दूरगामी लाभ देश को होगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जब भी अचानक फैसले होते हैं और वो घाटे वाले जनता के फैसले होते हैं तो उसके अंदर निराशा आती है, और मुझे लगता है कि वही चीज परिलक्षित हो रही है शेयर बाजार में। एक तो महंगाई का दौर बढ़ रहा है, आम आदमी परेशान है, उसके विचार पर या उसकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। हो सकता है आप कहें थोड़ा सा पड़ेगा। मुझे यह लगता है कि जनमानस बनाया जाना चाहिए था। सरकार को रेपो रेट बढ़ाना था, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी बढ़ाने वाला है, और देश के लिए लाभकारी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सरकारें फैसले ले लेती हैं, RBI ने फैसले ले लिया, अगर इसके लिए कहीं ना कहीं संदेश दिया जाता, जनता को अवगत कराया जाता। शेयर बाजार एक अलग मसला हो गया, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, EMI बढ़ेगी, तो उसका असर तो आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। यहां मुझे लगता है कि सरकार अगर ये बताती जनता को कि इसका लाभ आने वाले समय में देश को होने वाला है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो ज्यादा बेहतर होता मेरे हिसाब से। और जल्दबाजी में, और हो सकता है अर्थशास्त्र के जानकार या अर्थशास्त्री जो है वो बता रहे हैं कि समीक्षा की है, RBI ने बैठकें की हैं, तमाम चीजें की हैं, लेकिन जनता तक क्या वो बात पहुंची? मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा करते तो देश के लिए शेयर बाजार तो गिरता फिर संभल जाएगा, क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि वो शेर है शेयर बाजार, तो 2 कदम आगे जाता पीछे जाता है और फिर तेजी से उछाल मारता है। तो शेयर बाजार हो सकता है आगे समय उछाल मार जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर तो पड़ेगा। राघव, बेशक आपने ठीक बात की कि अचानक तो ये फैसला लिया गया, लेकिन संदीप जी दरअसल 2018 से रेपो रेट बढ़ा नहीं था, तो ये अचानक तो नहीं है, लेकिन देर से लिया गया, फिर भी बताना चाहिए था। अब उस बताने के फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, लेकिन नहीं बताने का नुकसान तो ये है कि लोगों के लिए ये सदमे वाली खबर है। ये इसलिए भी हो सकता है, हम अनुमान लगा रहे हैं, ये जैसे कहते हैं ना अनुमान के घोड़े हम दौड़ा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी आजकल में ये बढ़ने वाला है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये बढ़ाकर ये बता दिया कि जो दुनिया सोचती है अर्थव्यवस्था के मामले में भारत उस सोच से एक कदम आगे है। तो ये हमारा अनुमान है, हम चाहते हैं कि भारत का झंडा ऊंचा रहे, इसलिए हम दुनिया की दृष्टि में जब ये बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ठीक फैसला है। भारतीय दृष्टि से जब बात करेंगे तो इसको बता के करना चाहिए था, ताकि जनता को झटका नहीं लगता, शॉक नहीं लगता। मन्या जी, जिस तरह से आपने कहा था कि रियल एस्टेट में EMI बढ़ जाएगी, ऑटोमोबाइल्स में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लोग कार लोन से लेते हैं उनकी किस्तों में फर्क आ जाएगा, जो पर्सनल लोन लेते हैं उनकी भी किस्तों में फर्क आएगा। तो जाहिर बात है कि लोन में फर्क आने वाला है, लेकिन जो लोग बैंक में जमा करते हैं पैसा उनको भी लाभ होगा। अभी तक वो रेट बहुत कम हो गया था, वो ब्याज दर बड़ी कम थी, चाहे वो सेविंग अकाउंट की हो, चाहे वो FD की हो, फिक्स डिपॉजिट की। जी
5% ब्याज दर चल रही थी, जिससे काफी लोगों को, जो सीनियर सिटीजन है, जो ब्याज आधारित जिनकी जीवन यापन होता है, उनके लिए, हालांकि सरकार ने 7.17 का ब्याज दर आरबीआई और प्रधानमंत्री व्यय में रखा था, लेकिन जो 40 पैसे बढ़ा है, मैं समझता हूँ इससे पोस्ट ऑफिस के रेट भी लगभग 25 पैसा बेसिस बढ़ जाएंगे और बैंक अपनी एफडीआर के रेट भी बढ़ा देगी, जिससे लोगों का रुझान जो है वापस बैंकों की तरफ आएगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग में जो स्टोरी चल रही थी उसमें आपने बताया कि भारत ईटीएफ जो है उसमें यील्ड लगभग 8% के लगभग आ जाएगी, और आज भी 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जो थी वो 7.39 के लगभग पहुंच गई थी। तो जो म्यूचुअल फंड में डेट स्कीमें हैं, जो ब्याज आधारित स्कीमें, उनके रिटर्न बढ़ जाएंगे, तो वहां भी लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल। लेकिन जो इंडस्ट्रीज में जो पैसे की रिसाइकिल होती है, ब्याज बढ़ने से कुछ समय के लिए रुकेगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर भारतीय बाजारों में 1300 पॉइंट गिरना पिछले एक महीने से कोई बड़ी बात नहीं है। वॉलेटिलिटी इतनी अधिक बढ़ गई है कि बाजार एक दिन में 800-900 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो रिकवरी तो 2 दिन की बात है। एफआईआई का रुख बदलेगा, या अगर 50 पैसे से कम ब्याज दरें यूएस रेट में आज रात को बढ़ाएं तो बाजार कल सुबह रिकवरी ले सकता है। एक सवाल, रूस यूक्रेन युद्ध से निश्चित तौर पर बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। एक सवाल था कि क्या इस पूरे माहौल में जो बैंकों में लोग डिपॉजिट करते हैं उनको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करना चाहिए, 2-2, 3-3 महीने का, 1-1 साल का, या उनको 5 साल 3 साल के डिपॉजिट पर जाना चाहिए? क्योंकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि आप अभी फिलहाल 3-3, 4-4 महीने का एफडी करें, क्योंकि अगर आप लंबा करेंगे तो नुकसान हो सकता है 5 साल का, 10 साल का, खासतौर से वो जो सीनियर सिटीजन है। क्योंकि अगर आप 10 साल का करेंगे और ये दाम दोबारा बढ़ेंगे, ये रेट अगर दोबारा से बढ़े तो फिर आप घाटे में जाएंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने इसके पूर्व भी कहा कि ब्याज दरें आरबीआई द्वारा 7.5% की 7 साल के लिए ब्याज दरें हैं और फ्लेक्सिबल है। अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी पोस्ट ऑफिस में तो वहां भी ब्याज दरें बढ़ेंगी, और वहां घटेंगी पोस्ट ऑफिस में तो बढ़ेंगी। लेकिन अगर जिन लोगों को बैंक में अगर पैसा रखना है तो उनको कम से कम अभी 1 साल की एफडीआर से कम में पैसा रखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने 15 पैसे की ब्याज दर घटाई है। तो अभी शॉर्ट टर्म में ब्याज दर घटेगी, लॉन्ग टर्म में ब्याज दर बढ़ेगी। तो 1 साल की एफडीआर, या अगर एसबीआई में जाते हैं, कहीं फ्लेक्सिबल एफडीआर भी है, आप उसमें एमओयू में रखेंगे तो उसमें भी आपको फ्लेक्सिबल रेट मिलेंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, घटेंगे तो घटेंगे। ये सुविधाएं बैंक द्वारा दी जा रही हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा के लिए अभी पैसा रखना चाहिए, लगभग 2 साल। मनिया जी, अब सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है और मेहमान है 4। मैं अपना बोलने का वक्त खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर जल्दी जल्दी से बात हो जाएगी तो चर्चा में जो आप कहना चाहते हैं वो आ जाएगा। धर्मेंद्र जी, आपकी इस पर अंतिम राय कि क्या लोगों को बैंकों में जमा करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म पर जाना चाहिए? क्योंकि अभी ये जो रेट है ये बढ़ने की और संभावना है, क्योंकि 0.4% बढ़ाया है, ये अंतिम नहीं है। दुनिया की स्थिति को देखते हुए शायद ये आगे पीछे और बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा है, बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई की जो नज़र है वो इंटरनेशनल मार्केट में कंटिन्यू बनी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड के भाव में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मेटल इंडेक्स में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वो एक जरूर चिंता का विषय है। क्योंकि आज जैसा देखा गया है, यूरोपियन यूनियन ने जो है रशियन क्रूड ऑयल के जो एक्सपोर्ट पर उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। और अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि जो रशियन एक्सपोर्ट है क्रूड ऑयल का, वो टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 1/3% है, और ये अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। और इसका असर जो है सिर्फ रशिया पे नहीं देखने को मिलेगा, इसका असर यूरोप कंट्री और यूरोप यूनियन पे देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है क्रूड ऑयल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और जो यूरोपियन यूनियन है उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी जो क्रूड ऑयल परचेजिंग था वो था रशिया का, क्योंकि वो बहुत नेबर थे, पड़ोसी थे। और जब बिजनेस ऐसा होता है कि एक हाथ से लिया दूसरे हाथ पे बेच दिया, तो
ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगते उसमें। और अभी यूरोपियन यूनियन को भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब वो उनके गल्फ कंट्रीज से या यूएस से जब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करेंगे तो इनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी हैवी लगने वाली है कि क्रूड ऑयल के प्राइस डबल इनको पे करने को मिलेंगे। यूरोपियन मार्केट की भी एक तरह से स्थिति खराब होगी भविष्य में जाकर। बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में इन सब जो चीजें चल रही हैं बिल्कुल ये अच्छी नहीं है। हालांकि इन सब चीजों पे अगर चीजें ठीक होती हैं तो इन सब चीजों को ठीक होने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट में या निवेशकों को या जो लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो अपनी कोई भी पोजीशन ऐसी बनाएं कि 3 से 4 महीने का समय लग सकता है चीजों को ठीक होने में। जी उदय जी, आपकी बहुत संक्षेप में राय पूरी बातचीत पर। मेरा मानना तो ये यूरोपियन कंट्रीज जो भी कर रही है रशिया के साथ, वो आत्मघाती कदम है, उससे उन्हें ही नुकसान होगा, दुनिया को तो होगा ही, उनको खुद को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ये जो करेक्शन जो भी आ रहा है मार्केट के अंदर, आप थोड़ा थोड़ा करके सिप करके मार्केट में बने रहें, निकले नहीं। जी संदीप जी, आपकी राय? मेरा तो मानना यह है कि आप जैसे अर्थशास्त्री लोग बैठे हैं, तो जो निवेशक हैं, नए निवेशक हैं या बैंक में पैसा जमा करने वाले, अगर आप लोगों की तरफ से उनको मार्गदर्शन मिलेगा तो वो बेहतर फैसले ले पाएंगे। क्योंकि किसी को ये अनुभव नहीं होता और बैंक में जाने पे कोई ये बताता भी नहीं है कि आप इतने समय पे, वो तो अपने तरह से बताते हैं। इसलिए जरूरत है कि लोगों को जागरूक भी इस समय किया जाए। बिल्कुल, चूंकि जो लोग रोज की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो लोग निवेश के हिसाब से शेयर मार्केट में आते हैं वो इस चीज से घबरा नहीं। हमने पहले भी जब मार्केट नीचे आया कहा है कि जब मार्केट गिरेगा तभी तो आप खरीदेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस समय खरीदने का मतलब है कि घाटे का सौदा और अपने आप को नुकसान की तरफ ले जाना। अब जब मार्केट नीचे आया है, आपके पास पैसा है तो इसमें पैसा लगाइए, घबराइए नहीं, क्योंकि जब ये 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आज का लगाया हुआ पैसा आपको मुनाफा देगा। हो सकता है कि अगर आप आज पैसा नहीं लगाएं तो कल आप ये इस बात का अफसोस करेंगे कि उस वक्त अगर हमने पैसा लगाया होता तो आज हम मुनाफा कमाते। वही मुनाफा कमाते जो आज के मौके पर निवेश करते हैं। तो कुल मिलाकर मार्केट जरूर नीचे गया, लेकिन उम्मीदें नीचे नहीं, उम्मीदें आसमान पर है। जब मार्केट नीचे जाता है तो मुनाफे की उम्मीदें आसमान पर जाती है और समझदार निवेशक पैसा इसमें लगाता है, लेकिन वो धीरे धीरे। आप एक मुश्त पैसा ना लगाएं, धीरे धीरे पैसा लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि कल मार्केट और नीचे आए तो पैसा आपके पास होना चाहिए लगाने के लिए। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। उसके पहले मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं कि उन सब ने हिस्सा लिया। मनिया जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, मिश्रा जी आपका भी, उदय सिंह जी आपका भी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।